नमस्कार मित्रों, पुनः आपका स्वागत है एक टॉक्स पर। कुछ तकनीकी वजह से तकनीकी कारणों की वजह से ये जो प्रसारण था वो रुक चुका था और वीडियो रोकना पड़ा। अगर आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है तो आप इशारा करें अथवा कमेंट करें। यस मित्रों, क्षमा चाहूँगा, पुनः आपके साथ जुड़ा हूँ। तो जो हम क्रोनोलॉजी की बात कर रहे थे, इस प्रकार से उसका क्रम हमें इतिहास में जो दर्ज है उसके अनुसार यह क्रम हमें देखने को मिलता है। इसके बाद जब हम साफे पाक पगड़ियों की बात करते हैं तो इसका कल्चरल इम्पोर्टेंस क्या है, इससे जुड़ी मान्यताएं क्या हैं और इससे जुड़ी जो है सांस्कृतिक इसका महत्व क्या है, वो सब हम अभी चर्चा करेंगे। जैसे ये साफ़ा था, ये 9 मीटर का साफ़ा मैंने बांधा, जोधपुरी गज शाही साफ़ा। इसके बाद अभी मैं आपको दो तीन सैंपल्स दिखाऊंगा कि ये जो साफ़ा बांधा जाता है ये राज परिवार के सदस्यों द्वारा बांधा जाता था, जो वहाँ के राजस्थान के राजपूत राजा हुए, और साथ ही साथ ये राठौड़ वंश की पहचान कहा जाता है साफ़ा। आज साफ़ा तो सॉरी माफ़ करिएगा, जो साफ़ा है वो हर शादी अथवा किसी शुभ अवसर का हिस्सा माना जाता है, होता है फैशन के इस दौर में। लेकिन परंपरा को आज भी जीवित रखा है राजस्थान के जो वहाँ के निवासी हैं, वहाँ की जनता ने। और राजस्थान के साथ साथ गुजरात, मध्य प्रदेश, मैसूर, जो मैसूर राज्य पुराना हुआ करता था, वहाँ पर ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में, पंजाब की मैं बात करूँ तो पंजाब की बात अगर ना करूँ तो फिर पगड़ी की कहानी अधूरी रहेगी। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में पूरे भारतवर्ष में पगड़ी बांधने की परंपरा रही है। जैसा कि चित्रों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि हड़ौती क्षेत्र के जो शासक हुए उनके समय में कैसी पगड़ी हुआ करती थी, मालवा क्षेत्र में जो शासक हुए उनकी पगड़ियाँ कैसी होती थी, मराठा जो शासक थे जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज हुए, पेशवा बाजीराव हुए, जो वो स्वयं पेशवा थे छत्रपति के दरबार में। लेकिन साथ साथ अलग अलग जो सांस्थानिक राजा बने अलग अलग समय पर, उनकी पगड़ियाँ उनके परिवार के हिसाब से, उनके जो सामाजिक व्यवस्था है उसके अनुसार तथा वहाँ के मौसम के अनुकूल उनके रंगों का चयन, उसका आकार और उससे जुड़ी जो पूरी व्याकरण है वो डिफाइन हुई, वो पूरी लिखी गई, अर्थात वो दर्ज हुई। और ये बांधने की जो कला है ये फैली हर जगह। अभी हम जीवंत विरासत की बात करें तो पगड़ियों जीवंत विरासत का एक बड़ा उदाहरण है पगड़ियाँ। अब अगला जो विषय मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा वो है विभिन्न पागों के आकार, उनके रंग तथा उनका जो बांधने का तरीका। जो अभी मैंने पचरंगा बांधा हुआ है, इसमें लाइट कलर्स आपको दिखाई देते हैं। इसी तरह इस प्रकार का जो साफ़ा होगा उसमें अगर कुछ डार्क कलर्स हैं, इस प्रकार के कुछ डार्क कलर्स हैं अथवा ये डार्क कलर्स हैं, तो ये कलर का और इस कलर का जो डिफरेंस है और इस पैटर्न का जो डिफरेंस है वो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये है लहरिया साफ़ा। लहरिया साफ़ा ये भी हो सकता है, लेकिन ये समंदर लहरिया है। इसमें कोई भी डिफाइंड रिस्ट्रिक्शन अथवा डिफाइंड लाइंस नहीं है। इस साफ़े में अगर हम देखेंगे तो टाई एंड डाई मेथड से बना हुआ साफ़ा है। 9 मीटर कपड़े का ये भी है और ये भी कॉटन कपड़े में बना हुआ है। वेजिटेबल डाइस से इन्हें कलर किया जाता था, आज भी कई जगहों पर वेजिटेबल डाइस से इनका कलर होता है। तो यह है लहरिया साफ़ा, जिसमें काफ़ी सारे रंगों का मिश्रण होता है और इसे टाई एंड डाई मेथड से धागों से बांध बांध कर रंगरेजों द्वारा रंगा जाता है। ये बंधेज के जो साफ़े होते हैं वो कुछ इस प्रकार दिखाई देते हैं। अभी जो हमने साफ़ा देखा वो था लहरिया साफ़ा, जो मैंने पहना है वो समंदर लहरिया। इसी प्रकार से जो साफ़ा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये भी समंदर लहरिया साफ़ा है। साफ़े में भी अलग अलग आकार होते हैं, अलग अलग आयोजनों पर किस प्रकार से साफ़ा पहना जाए उसके ऊपर भी पूरी व्याकरण मौजूद है। और परंपरा अनुसार
कई परिवारों में इसका निर्वहन किया जाता है। ये जो आप साफा देख रहे हैं ये है बंधेज का साफा या बांधनी का साफा। राई अर्थात जो सरसों होती है, सरसों के एक एक बीज को बांध कर टीप कर यहाँ पर धागा बांधा जाता है और धागा बांधकर बांधनी इस कला का नाम इसीलिए पड़ा। धागा बांधकर उसे कलर किया जाता है, उसको डाई किया जाता है और फिर निकाल कर इस प्रकार के साफे आपको देखने को मिलते हैं। इसमें ये पचरंगा लहरिया साफा है, इसमें 5 रंगों का मिश्रण आपको देखने को मिलता है। अलग अभी जब अंदर खोलेंगे तो इसमें 5 रंग आपको कुल मिलाकर मिलेंगे। इसमें पचरंगा बंधेज का साफा इसे कहा जाता है। जोधपुर में और जयपुर में आप आसानी से इस प्रकार के साफे प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ जो ये तो हुई राज परिवारों की बात। इसके बाद जो भी सामाजिक स्तर पर सामुदायिक परंपराएं रही, उसमें कैसे कैसे अलग अलग वर्गों द्वारा साफे पाग पगड़ियों का चलन रहा और आज है। कच्छ विस्तार में अगर हम जाएं, कच्छ जो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, रण ऑफ कच्छ, कच्छ का रण जिसे कहते हैं, वहाँ पर अजरख नाम का एक प्रिंटिंग पैटर्न, ये ब्लॉक प्रिंट का एक मेथड है, जो तकनीक है, उससे अजरख के कपड़े का जो मूल जो उद्देश्य था वो सिर को ढकना हुआ करता था। और ये अजरक के कपड़े का एक सैंपल है। वैसे अजरक में ब्लू कलर का ज़्यादा उपयोग होता है, लेकिन उसी से इंस्पायर होके वहाँ पर आजकल आज के दौर में वहाँ के जो किसान हैं, वहाँ के जो समुदाय है, वो सिर को ढकने के लिए कठिन परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में इस प्रकार का कपड़ा बांधते हैं, जो कि 3 से 4 मीटर का होता है, 2 मीटर का होता है और 1 मीटर उसकी चौड़ाई होती है। और इसे आप लांगा सिंगर्स या मांगनियार जो सिंगर्स होते हैं राजस्थान के, उन्हें भी गले में अथवा सिर पर बांधे हुए देख सकते हैं। अजरक जो है उसका जो कहूँ मैं, उसका इतिहास वो भूतपूर्व जो पूरा अखंड भारत था उसमें आज हम बाउंड्रीज आ चुकी है, लेकिन जो पाकिस्तान का जो क्षेत्र है वहाँ पर सिंध रीजन में इसका आज भी इसकी परंपरा वहाँ पर भी है और भारत में भी है। तो बॉर्डर अगर आ चुकी है, अगर जो पॉलिटिकल बॉर्डर हम कहते हैं, लेकिन कल्चरल में कोई बॉर्डर नहीं आई है, तो कल्चर वहाँ पर भी आज यही है। वहाँ पर आज भी है वो जो हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं, उन लोगों द्वारा भी इस प्रकार के साफे बांधे जाते हैं। और वहाँ की जो सोढ़ा पाग है वो भी मैं आपको अभी बांध के दिखाऊंगा। सोढ़ा पाग की जब बात निकली तो मैं सोढ़ा पाग बांधने की आपके सामने कोशिश करता हूँ और उसे डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। तो अभी ये साफा मैं निकाल दूंगा, जोधपुरी गज शाही साफा, और अभी बांधने वाला हूँ बाड़मेर क्षेत्र में बांधी जाने वाली सोढ़ा पाग। कच्छ के भी रीजन में सोढ़ा राजपूत जो हैं, सोढ़ा राजपूत भाइयों द्वारा इस प्रकार की पाग बांधी जाती है। पाकिस्तान में भी इस प्रकार की पाग बांधी जाती है। अब मैं आपके सामने बांधने वाला हूँ सोढ़ा राजपूत पाग या बाड़मेरी पाग। ये साफा इस प्रकार से निकाला जा सकता है पीछे से, और इसकी जो पहचान है वो ये आँख के ऊपर आना चाहिए, ये कट आँख के ऊपर आना चाहिए। साफे की व्याकरण काफ़ी जो कहूँगा कि काफ़ी व्यवस्थित है। इसमें हर एक जो भाग है उसके भी नाम है, और किस आयोजन पर कैसा पहना जाए उसके भी आपको दिशा निर्देश आपको देखने को मिलते हैं। अभी जो पाग बांधने जा रहा हूं मैं वो है बाड़मेरी पेच अथवा सोढ़ा पाग। इसे खोल लें। इसका पना थोड़ा कम है, पगड़ी का इसका पना कम है। इसे हम बांधने वाले हैं सोढ़ा पाग के जैसे। इसकी लंबाई भी 9 मीटर है। इसे इस प्रकार से खोल लें पूरे साफे को। इन्हें एकदम कड़क रखने के लिए भूतपूर्व काल से ही स्टार्च अथवा कलप देने का जो है, साफा का जो सूती कपड़ा है वो कड़क कैसे रहे, इस हेतु साबूदाने का पानी अथवा चावल की जो मांड जिसे कहते हैं, चावल का उबला हुआ पानी, उसकी जो चिपचिपाहट होती है उसे माइल्ड करके, उसे डाइल्यूट करके, उसे हल्का करके
गर्म पानी के साथ इसे भिगोया जाता था और फिर इनमें कड़कपन आता था। इस वजह से ये एकदम स्टिफ होते थे। अभी जो बांधने वाला हूँ ये है बाड़मेरी सोडा पाक। नमस्कार मित्रों, इस प्रकार से आपने गोलाई में बांध लें और ऐसी पट्टियाँ आने दें। अभी जो बांधा था वो साफा था। अभी जो हम देख रहे हैं ये है पगड़ी। पगड़ी की लंबाई कम होती है, पाग की लंबाई ज़्यादा होती है, इसलिए उनके बीच में भी शाब्दिक अंतर थोड़ा सा है। इस प्रकार से 3 और एक ये 5वां पेच बांधने के बाद, 5वां पेच इस प्रकार बांधने के बाद हम सिर के बीचों बीच मध्य से, सिर के बीचों बीच पीछे हमने टर्न लिया साफे को, एक हाथ से इस प्रकार से रखा, बांधा, यहाँ पर रोक कर बीच से हमने इसे इस प्रकार लिया। ये पूरी पट्टी यहाँ पर बन चुकी है और इसे अभी मैं उल्टे हाथ की ओर लेके जा रहा हूँ, जिस वजह से ये यहाँ से फोल्ड होना शुरू हुआ है। इसका उपयोग सिर के रक्षण के लिए, जो हमारा मस्तिष्क होता है सबसे महत्वपूर्ण अंग, उसके रक्षण के लिए किया जाता था। सभी पगड़ियों का जो अस्तित्व है वो वहीं से है। सिर का रक्षण सबसे बेसिक जो उसका उपयोग है। इस प्रकार से बांधते जाएं। ये लिया, अब फोल्ड इधर आएंगे और नीचे के फोल्ड्स ऊपर जाएंगे। ये हाथ का मूवमेंट इस प्रकार से रखें। ये सिर के रक्षण के साथ साथ ये अलग अलग समुदायों की पहचान भी बना। रंग, इसका ढंग, इसका स्वरूप, वो किसी भी समुदाय की पहचान भी बताता है। भारत में साफे पगड़ी बांधने की परंपरा जो थी वो कई जगहों पर आज भी है, कायम है, और लोग जो है समाजजन उसे आज भी बराबर फॉलो करते हैं, उसका निर्वहन करते हैं। कुछ जगहों पर जो कहते हैं मॉडर्नाइजेशन और जो पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से इसे इक्वलिटी का रूप ना देकर, इसे ऊंच नीच का एक दृश्य देकर कई जगह लोगों ने इसे बंद भी कर दिया है, क्योंकि ये सामाजिक और आर्थिक दोनों रूप से व्यक्ति की परिस्थिति दर्शाता था। इस प्रकार से लेंगे ये जो है, और ये जो फाइनल पेज है, फाइनल पेज हम लेंगे और इसे हमने यहाँ पर इस प्रकार से लगा दिया तुर्रा, और एक जो सबसे पीछे सबसे नीचे का जो पल्ला होगा उससे हम सर को ढक देंगे। तो ये हुआ बाड़मेरी पेच, पगड़ी का बाड़मेरी पेच। कुछ सोडा राजपूत इस प्रकार का पल्ला निकालते हैं, और बाकी जो मांगनियार्स, जो लांगा गायक होते हैं, कालबेलिया होते हैं राजस्थान में, वो लोग इसे नहीं रखते। तो ये हुई बाड़मेरी पाग। बाड़मेरी पाग जो है, अभी इसमें अलग अलग रंग नहीं है इस पगड़ी के कपड़े में, अथवा आपको हर पेच में आपको अलग रंग दिखाई देता। इसी प्रकार से जैसलमेरी गिरधर शाही पाग का पेच, वो भी इसी प्रकार से बांधा जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। इसके बारे में और भी विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व इसके उपयोग के बारे में और इसकी विशिष्टता के बारे में थोड़ी सी चर्चा की जाए। तो जैसे ही अभी आप देख रहे हैं केसरिया रंग का यह साफा है। केसरिया रंग का उपयोग कब किया जाता था? केसरिया रंग के साफे, पाग, पगड़ी का उपयोग शुभ अवसरों पर, जैसे कि विवाह उत्सव हुआ, तब राजपूत समुदाय में आज भी और पूर्व में भी साफा जो है अथवा जो पगड़ी है वो केसरिया रंग की ही बांधी जाती थी, जिसे केसरिया बाना कहते हैं। केसरिया रंग युद्ध में जाने के समय भी योद्धाओं द्वारा धारण किया जाता था। केसरिया का एक और दूसरा जो स्वरूप है वो भगवा रंग।
भगवा रंग धार्मिक आस्थाओं का प्रतीक है और उसे आज भी स्वामीनारायण संप्रदाय, विभिन्न जो अलग अलग संप्रदाय हैं जो कि हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं, वो केसरिया रंग का साफा अथवा पगड़ी धारण करते हैं। जितने भी महंत, संत, जोगी, सन्यासी और जो नाथ संप्रदाय को मानने वाले हैं वो भी केसरिया अथवा भगवा रंग के जो पगड़ी साफा होते हैं वो पहनते हैं। इससे पूर्व इतिहास में हम देखें, अगर नज़र डालें तो स्वामी विवेकानंद जी वो भी साफा धारण करते थे और वो अपनी संस्कृति के परिचय के रूप में, अपनी संस्कृति और अपनी आइडेंटिटी के रूप में साफे को धारण करते थे। तो ये केसरिया रंग की बात हुई। अब अलग अलग रंगों की बात करें तो जैसे बारिश का अगर मौसम है और बारिश के मौसम में किस प्रकार के रंग होते थे, तो जैसे आपको बताया इस तरीके के लाइट कलर्स उस समय पहने जाते थे। राजस्थान की जो जोधपुर मेहरानगढ़ ट्रस्ट, मेहरानगढ़ फोर्ट का जो मानसिंह पुस्तक प्रकाश है उसमें इस बात का उल्लेख है, दर्ज है वहाँ की बहियों में, कि जब बारिश का मौसम होता था तब वहाँ के राजे रजवाड़े जो थे, शाही राज परिवार के सदस्य थे, वो 20 तोले केसर से रंगी हुई पगड़ियाँ पहना करते थे। 20 तोला केसर जो आज हम जो खाने में उपयोग लेते हैं, उससे केसरिया रंग जो था वो पगड़ियों पर चढ़ता था। और केसरिया रंग पगड़ियों पर चढ़ने के बाद जब बारिश की बूंदें जब उस पगड़ी पर पड़ती थी तो फिर पूरा माहौल जो था वो केसरिया हुआ करता था, केसर की खुशबू फैल जाया करती थी। और ये माहौल की जो बात है, ये शौक का आज एक काफ़ी लोगों का शौक होता है कि सिर पर पगड़ी धारण करना अथवा सीखना नए नए प्रकार की पगड़ियाँ। तो मेरा भी यह एक शौक है और मैं इस रुचि को आगे बढ़ा रहा हूँ। करीबन 14 प्रकार की अलग अलग साफे पाक पगड़ियाँ मैं अभी तक सीखा हूँ और अभी भी मेरा जो है वो शिक्षण चालू है। मैं जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में जाता हूँ वहाँ लोगों से इन विषयों पर चर्चा करता हूँ, वहाँ के परिधानों के बारे में, और परिधानों का अभिन्न अंग पगड़ियाँ भी है, इसलिए पगड़ियों के बारे में ज़रूर मैं चर्चा करता हूँ और सीखता भी हूँ। उसी प्रकार से अगर मैं निमाड़ की पगड़ियों की बात करूँ तो निमाड़ी पगड़ी जो है वो मैंने कैसे सीखी और मैंने कहाँ से पगड़ी सीखी। सबसे पहला साफा मैंने 14 साल की उम्र में बांधा था। वो साफा ही था जो मैंने पूर्व में बांधा था, इस प्रकार का साफा बांधने के बाद निमाड़ के जो हमारे पूर्वज है उनके द्वारा एक विशिष्ट प्रकार की पगड़ी बांधी जाती थी जो कि 40 हाथ से 80 हाथ लंबी होती थी और 9 इंच का उसका पना होता था। वो पगड़ी जो थी वो इस प्रकार की होती थी। ये एक पिंक रंग है जिसे रानी कलर भी कहते हैं, और इसमें लास्ट में 2 पल्ले होते हैं जो कि जरदोजी के होते थे, जरी के होते थे, माफ़ करिएगा, तार सोने अथवा चांदी के उसमें लगे होते थे। और कुछ पगड़ियों में पूरा जो तार है वो पूरी बुनाई में भी होता था, इसमें सिर्फ पल्ले हैं। इसी प्रकार से ये उसका एक दूसरा स्वरूप। और ये नई पगड़ियाँ हैं और मेरे संग्रह में एक पगड़ी ऐसी भी है जो कि 80 वर्ष पुरानी है। ये इसका हाल अभी वैसा नहीं है जैसी वो रही होगी किसी ज़माने में, लेकिन यह पगड़ी पर जो आपको किनार दिख रही है ये इसमें असल चांदी की बुनाई की हुई है। ये तार जो आपको दिखाई दे रहे हैं ब्लैकिश और गोल्डन शाइन में, ये चांदी के तार लगी हुई पगड़ी है। तो ये हमारे परिवार की धरोहर है, ये हमारे पूर्वजों द्वारा बांधी जाती थी और उसका ये एक सैंपल अभी मेरे पूर्वजों का हमारे पास मौजूद है, लेकिन इसे मैं अभी बांध नहीं सकता। लेकिन इससे मिलता जुलता एक जो कपड़ा था उसे मैंने निमाड़ी पगड़ी के रूप में बांधा है। और निमाड़ी पगड़ी का आकार कुछ इस प्रकार हुआ करता था। और निमाड़ी पगड़ी बांधने के पीछे भी काफ़ी रोचक किस्सा है। ऐसा इससे इस आकार से जुड़ा हुआ और सिमिलर जो है जो पगड़ी का पेच वो हाड़ा वंश के राजपूतों द्वारा भी राजस्थान में पहना जाता है। और कोटा महाराव साहब द्वारा जो पगड़ी पहनी जाती है उसका आकार भी कुछ इसी प्रकार है। बांधने का तरीका थोड़ा सा वहाँ का अलग है, उसका पेच अलग है, उसका कपड़ा भी थोड़ा सा अलग है। इस पगड़ी में भी पीछे की ओर आपको ये जरी का ये जो टुकड़ा दिख रहा है, ये इसकी बुनाई महेश्वर में हुआ करती थी। निमाड़ की सभी पगड़ियाँ महेश्वर में बनती थी और पहले इतना आयात निर्यात तो नहीं होता था, लेकिन महेश्वर जो था वो महेश्वरी साड़ियों और बुनाई के लिए तो प्रसिद्ध है ही, अहिल्याबाई माँ साहब के समय से, अहिल्याबाई होलकर। लेकिन वहाँ पर साड़ियों के साथ साथ पगड़ियों का बनना भी शुरू हुआ और उसका निर्यात भी हुआ।
उसके साथ साथ पगड़ियाँ जो है सांस्थानिक पगड़ियाँ जो मराठा शासकों द्वारा पहनी जाती है, वो पगड़ियाँ चंदेरी कपड़े में पहनी जाती थी और उसका कपड़ा आज भी चंदेरी में तैयार होता है। पगड़ी बांधने के लिए विशेष तौर पर पगड़बंद हुआ करते थे। पगड़बंद अर्थात जो पगड़ी बांधने का व्यवसाय करता हो, उस पगड़बंद व्यक्ति के पास विभिन्न प्रकार के फर्मे उपलब्ध हुआ करते थे। फर्मा अर्थात लकड़ी का साँचा जिसके ऊपर बांधकर पगड़ियाँ या अथवा पाग बांधी जाती थी। उस दौरान कलर और स्टार्च का मिश्रण करके पगड़ी का कपड़ा लेकर उसे घुमा घुमा कर कस कर और उसे बल देकर इस प्रकार रस्सी नुमा बनाकर बांधा जाता था। अगर आप शिंदे शाही पगड़ी, जिसे सिंधिया राजवंश ग्वालियर का जो पहनता है, उनकी अगर पगड़ी आप देखेंगे तो वो चंद्राकार होती है। उसका आकार कुछ इस प्रकार ही होता है, लेकिन वो क्रिसेंट शेप में होती है, अर्थात नाव के आकार में अथवा चंद्र के आकार में। ये थोड़ी सी ट्रायंगुलर पगड़ी है जो होलकर शाही पगड़ी है। इसी प्रकार से अलग अलग राजाओं द्वारा अलग अलग पगड़ियाँ पहनी जाती थी। पुणे में हम बात करें तो पुणे क्षेत्र में पेशवाई के दौरान भी पुणेरी पगड़ी जो है वो पहनी जाती थी। पुणेरी पगड़ी का एक अपना अंदाज है, अपना स्वरूप है। उसे ब्राह्मणों द्वारा आज भी विशिष्ट आयोजनों में पहना जाता है और दूसरे मराठे भी उसे पहनते हैं। महाराष्ट्र में इसके साथ साथ एक मावली पगड़ी भी होती है। मावली पगड़ी जो छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में जितने भी सैनिक हुआ करते थे, बाद में जितने भी सैनिक हुए अथवा जो शिव भक्त हुए, उन्हें मावड़ा कहा जाता है। और मावड़ा जो है जिस प्रकार की पगड़ी पहनते थे, सैनिक जिस प्रकार की पगड़ी पहनते थे, उसे मावली पगड़ी कहते हैं। और उसके बांधने वालों को पगड़बंद कहा जाता था। ग्वालियर की जो शिंदे शाही पगड़ी है, होलकर शाही पगड़ी है जो इंदौर के रूलर्स रहे, धार के पवार रॉयल्स हैं, गायकवाड़ रॉयल्स हैं जो कि बड़ौदा के हैं, भोसले शासक हैं नागपुर के, सतारा के, तो उनकी सभी पगड़ियाँ पगड़बंद द्वारा तैयार की जाती थी। हर जो राज परिवार उसका एक पगड़बंद नियुक्त होता था जो इसका काम देख रेख करता था, और ये परंपरा आज भी जीवित है। तो सांस्थानिक पगड़ियों की मैंने थोड़ी सी चर्चा करी। अब ये जो पाग है, जो मैंने कहा बाड़मेरी पाग, इस प्रकार की जो पगड़ी होती है वो महाराष्ट्र में सफ़ेद कपड़े में बांधकर वहाँ के जो संत महात्मा जो हुआ करते हैं और जो वारकरी संप्रदाय होता है उसे मानने वाले भी इस प्रकार का साफा धारण करते हैं, लेकिन उसमें दोनों ओर का पेच अलग होता है। इसे मैं निकाल कर अब मैं अगले प्रकार की पगड़ी को बांधने की चेष्टा करता हूँ, कोशिश करता हूँ, और आप बांधना सीखेंगे ऐसी उम्मीद भी है। तो अगला जो पगड़ी बांधने का तरीका है वो है मारवाड़ी गोल पगड़ी। मारवाड़ी गोल पगड़ी भी जो होती है वो मारवाड़ में बांधी जाती है, राजस्थान के मारवाड़ में, और आज उसका प्रचलन तो पूरे भारत भर में है। तो ये जो है वो है एक साफा जिसमें भी लहरिया है, और लहरिया सिर्फ पहले 1 मीटर में है और उसके बाद पूरा ये रेड कलर में है। तो ये साफा का कपड़ा है, इसे हम 9 मीटर के कपड़े को अब पगड़ी के स्वरूप में बांधेंगे। इस प्रकार से जैसे हमने दूसरी पगड़ियों में भी किया, साफे के कपड़े को इस प्रकार से आप नरम कर लें। उसकी जो घड़ी अथवा जो जिस प्रकार से उसकी तह की हुई है, तह को आप मरोड़ लें। आपने जो गोल किया, इस प्रकार से आपने गोल किया सर्वप्रथम पेज, और उसे ढक दिया अगले पेज के द्वारा ये, और इस प्रकार से यहाँ पर आपको साफे में इस प्रकार मरोड़ा जाता है। आपको पगड़ी में मरोड़ना नहीं है, ऐसा का ऐसा आपको लाना है और इसे थोड़ा थोड़ा घुमाते जाना है। ये आपने लिया अगला पेज और इसे घुमाया, और ऐसा करते जाएं। आपके सिर के आकार के हिसाब से अनुरूप जो है उसके आकार के अनुरूप आप बांधते जाएं, आसानी से आप सीख सकते हैं। ये इस प्रकार इसे घुमाते जाएं, सिर के ऊपर जो पगड़ी है उसे भी, और हाथ का जो पल्ला है उसे भी। ये आपने 4-5 फोल्ड्स ले लिए हैं।
अब इसके बाद लेयर जो है वो थोड़ी सी सुव्यवस्थित आनी चाहिए, तो इस हेतु इसका जो बल है वो निकाल दें और बल निकालकर इसे फोल्ड करें, आधा फोल्ड यहाँ से ऊपर से, और ये किनारी कभी भी बाहर नहीं दिखना चाहिए, उसके जो एंड्स हैं वो बाहर नहीं दिखने चाहिए, तो उसकी फिनिशिंग बनी रहेगी। और इस प्रकार से आपने सिर पे पगड़ी घुमाई और इसे फोल्ड किया, अगला लिया। इस प्रकार की जो रेड कलर की जो पगड़ी होती है वो रबारियों द्वारा, अर्थात जो पेस्टोरल्स होते हैं, जो कि भेड़ के चरवाहे होते हैं, रबारी समुदाय होता है गुजरात क्षेत्र में, और साथ साथ राजस्थान में भी रायका कहा जाता है, उनके सिरों पर इस प्रकार की मरोड़ेदार पगड़ी आप देख सकते हैं। इस प्रकार की मरोड़ी हुई पगड़ी वो लोग पहनते थे। अभी जो मैं पगड़ी बांध रहा हूँ ये मारवाड़ी गोल साफा है। इस प्रकार की जो पगड़ी अगर पहनी जाएगी सिर्फ इसी कलर में, तो वो रायका रबारी की पहचान होगी राजस्थान में, और पूरे भारत में वो भ्रमण करते हैं अपने भेड़, ऊंट और पशुओं को लेकर, तो ये उनकी पहचान है। वो पगड़ी जो होती है वो उनका रक्षण करती है भीषण गर्मी से, और जो तापमान होता है उसको नियंत्रित करती है। पगड़ी के पीछे पूरा साइंस है, साफा जो हेडगियर होता है, कोई भी पगड़ी होगी उसके पीछे पूरा साइंस है। उसमें इंसुलेटर का एक काम करती है पगड़ी। पगड़ी में तापमान जो है वो नियंत्रित रहता है आपके सिर का। इसमें जब गर्मी की बात होती है तो गर्मी के मौसम में ये सिर को ठंडा रखती है, और ठंड के मौसम में ये सिर का तापमान गर्म रखती है, अर्थात बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है। इसमें गैप होने की वजह से हवा का आना जाना भी लगा रहता है, और एक जो स्पेस होती है अंदर वो आपको दूसरी जो बाहरी परिस्थितियां उससे बचाती है। साथ ही पुराने दौर में जब हमले हुआ करते थे शासकों द्वारा, उस दौरान भी हमले से बचने के लिए इस प्रकार की पगड़ियां काम में आती थी। पगड़ियों के अंदर कंटोप नाम का एक लोहे का हेलमेट पहना जाता था। अभी ये बन चुकी है। इसका जो फाइनल जो पट्टा है, फाइनल पट्टा हम लेंगे। ये फाइनल पट्टा है। जोधपुर मेहरानगढ़ जब आप अगर कभी भी जाएं जोधपुर के, तो वहाँ इस प्रकार की पगड़ी पहने हुए आपको गाइड्स और वहाँ के लोकल लोग आपको देखने को मिल सकते हैं। ये जो फाइनल पेज है वो आँख के ऊपर से इस प्रकार आना चाहिए, और ये फाइनल पेज आपका आ चुका है। और इसका जो लास्ट लेयर रहा है साफे के लास्ट जो पेज है उसके अंदर से इसे निकाल दिया जाए इस प्रकार से, जो बचा हुआ कपड़ा है उसे, और इसे निकालकर आप पूरी पगड़ी सिर पे से आसानी से निकाल सकते हैं, और इसे बांध दें। इस प्रकार से सिर को ढकने के लिए यह पगड़ी बन चुकी है। इसे रायका रबारी समाज के लोग भी पहनते हैं, लेकिन उसमें इस प्रकार के रंग नहीं होंगे। कुंवर दिग्विजय सिंह जी का जो सवाल है उसे मैं जवाब देना चाहूँगा इस प्रकार से कि उसमें वो जो पगड़ी पहनते हैं रायका रबारी, वो समाज में ये रंग नहीं होंगे, वो सिर्फ लाल रंग की पगड़ी पहनते हैं। इसी प्रकार से अगर बिश्नोई समाज के कोई भी व्यक्ति आपको दिखाई देते तो वो सफ़ेद रंग की पगड़ी पहनते हैं। जाट समुदाय में भी सफ़ेद रंग की पगड़ी साफे के रूप में पहनने का प्रचलन है। अगर आप पंजाब की बात करें तो पंजाब में निहंग सरदार जो होते हैं, निहंग सरदारों द्वारा भी नीले कलर की पगड़ी का पहनने का प्रचलन है। निहंग सरदारों की जो पाग होती है वो काफ़ी ऊंचाई में लंबी होती है, उसके ऊपर भी ऐतिहासिक काफ़ी सारी जानकारी है। जिस प्रकार से खालसा पंथ का निर्माण हुआ, खालसा पंथ में जो कहते हैं कि सिर के ऊपर केश रखने का जो है गुरु का आदेश था, और वो आज भी मतलब उसका निर्वहन किया जाता है सिख समुदाय के लोगों द्वारा। तो सिर के बालों को ढकने के लिए, केशों को ढकने के लिए
सिर का रक्षण भी हो, इस हेतु भी खालसा संप्रदाय में पगड़ी बांधने का रिवाज शुरू हुआ। पंजाब क्षेत्र में इसे दस्तार भी कहा जाता है, पग भी कहा जाता है। और जैसे कि सब रीति रिवाज है वो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की जाए कि पगड़ी बांधने का क्या महत्व। तो पगड़ी का जो शाब्दिक रूप अगर देखें तो पगड़ी का सामाजिक महत्व और सांस्कृतिक महत्व कितना है कि जब किसी भी व्यक्ति का संकट का समय अगर उसे जैसे कहा जाए कि संकट से उबरना है और किसी से मदद चाहिए तो अपनी पगड़ी उतार कर रख दिया करता था। वो समर्पण का भाव होता था। पगड़ी उतार कर रखना, ये कहावत है, पगड़ी उतार कर रख दी गई। पगड़ी रखना, जब दुकानों को हम किराए पर लेते हैं अर्थात अगर खरीदी भी जाए तो पहले पगड़ी कितनी है। पगड़ी मीन्स जो एक अमानत के तौर पर रखा गया पैसा आज, लेकिन पहले सिर्फ पगड़ी इसका काम कर दिया करती थी। इसी के साथ साथ जब पगड़ी बदल भाई, इस प्रकार से भी इतिहास में उल्लेख मिलता है। जैसे राखी बांधने पर बहन किसी को भाई बना सकती थी, उसी प्रकार अगर दो का अगर संबंध स्थापित करना हो पुराने राजाओं में या किसी समाज में भी, तो पगड़ी बदल दी जाती थी, पगड़ी बदल भाई बनाए जाते थे और पगड़ी का मान भी दिया जाता था दरबार में, राज दरबार में। इसी के साथ साथ जब किसी का देहांत होता है, आज भी निमाड़ क्षेत्र में तो ये है, दूसरे क्षेत्रों में भी इस प्रकार की परंपरा है कि जब किसी का देहांत होता है तो 13वें दिन जब दशा का जो क्रियाकर्म अर्थात जो भी अंतिम संस्कार के बाद की क्रियाएं हैं वो होने के बाद पगड़ी रस्म का आयोजन किया जाता है, जिसमें जो शोक निवारण का जो प्रक्रिया है वो पूरी होती है और जो पूरा शोक उतरने के बाद जो भी अगला जो वारिस नियुक्त किया जाता है वो पगड़ी पहनाकर उसे वारिस घोषित उसके सिर पर पहनाई जाती है। परंपरा आज भी कई परिवारों में जारी है और कुछ परिवारों में पगड़ी का स्थान टोपी अथवा रुमाल ने ले लिया है। रुमाल से मैं आपको रूबरू कराऊं तो ये निमाड़ में बांधा जाने वाला रुमाल है, जिसे गमछा भी कहते हैं। निमाड़ में इसे गले में इस प्रकार से पहनते हैं सब लोग, इस प्रकार से गले में पहनेंगे, ये एक स्वरूप है। इसके अलावा जब किसान लोग खेत में काम करते हैं, मजदूर वर्ग खेतों में काम करता है अथवा कहीं पर भी काम करे, तो उस दौरान ये रक्षण के लिए, धूप से बचने के लिए काम में आता है। साथ ही साथ अगर जरूरी वस्तु भी बाजार से खरीदनी है तो ये रुमाल किस प्रकार से काम में आता है। पगड़ी का स्वरूप इस रुमाल ने ले लिया है। पहले सिर पर सब लोग पगड़ी बांधते थे, लेकिन वो कपड़ा धीरे धीरे होते हुए रुमाल गमछे ने ले लिया। इसे खोल कर इसमें कुछ भी जरूरी आवश्यक सामग्री रख कर इसे बांध दिया जाता है और इस प्रकार से ये काम में आती है। ये उसका एक यूटिलिटी मैंने आपको बताई। इस और भी मैंने बराबर की गठरी बना ली और इस प्रकार से लोग आज भी जब हाट बाजार में जाते हैं तो एक हिस्सा पीछे होता है, एक हिस्सा आगे, और मजदूरों को इस प्रकार से देखा जा सकता है। जब अगर आपके पास थैली ना हो तो इस प्रकार से आप उसका उपयोग कर सकते हैं और ये उपयोग आज भी मजदूरों द्वारा अथवा किसानों द्वारा किया जाता है। गोल पगड़ियों के पीछे भी काफ़ी सारा महत्व है। इतनी लंबाई क्यों होती थी? रबारी लोगों की स्पेशली जो पगड़ी है, पेस्टोरल कम्युनिटी की जो घुमंतू जनजातियां हैं अथवा जातियां हैं, उनमें पगड़ी को लेकर जो है वो एक तो उनकी पहचान सबसे पहला, दूसरा उसका सांस्कृतिक महत्व और तीसरा उसकी यूटिलिटी, उसका जो उपयोग है वो किस प्रकार से होता था। एक मैंने आपको बताया एग्जाम्पल, सामान बांधने के लिए उनके पास ऊँट होते हैं, कई बार रस्सी नहीं होती तो वो पगड़ी को निकालकर रस्सी के रूप में भी उसका उपयोग करते हैं। जब आप जंगल में हैं अथवा कहीं आपके कारवां के साथ आप गुजर रहे हैं, निकल रहे हैं और उस दौरान कुआं मिला, पानी का कोई स्रोत मिला जहाँ से पानी खींचने के लिए रस्सी नहीं है, तो आप बर्तन उसमें बांधिए और निकाल लीजिए। तो इस प्रकार से रस्सी के रूप में भी उसका उपयोग करते हैं, आज भी ये करते हुए मैंने देखा है। और पगड़ी में साथ साथ वो जो लोग हैं जो पेस्टोरल कम्युनिटी है, रायका रबारी लोग हैं, वो चिलम का व्यसन करते हैं, जिसमें एक चिलम एक इंस्ट्रूमेंट होता है या जिसे कहा जाए कि एक बर्तन प्रकार का होता है जो भी मिट्टी, लकड़ी नहीं, मिट्टी या फिर पत्थर का बना होता है और उसमें जैसे पाइप इंग्लिश में कहते हैं, और उसमें तंबाकू भर के वो उसका व्यसन करते हैं। तो उसे भी रखने के लिए पीछे यहाँ पर वो जगह बनाते हैं और उसमें चेन के साथ उसे लटकाते हैं या फिर उसे फिक्स करते हैं। पगड़ी के अंदर अपनी चिलम रखने का स्थान है। फिर वो लोग
अपने जेब नहीं होते और जेब से कई चीज़ें गिर भी जाती है, तो वो सिर के अंदर, सिर के ऊपर और पगड़ी के अंदर वो चाबियाँ या फिर कुछ ज़रूरी जो भी उनका सामग्री होती है, कुछ चाबियाँ जो होती है वो उसमें रखते हैं। इसी के साथ वो अपनी जो तंबाकू की डिब्बी होती है वो भी यहाँ सिर में छुपाते हैं। तो ये 2-3 उसके उपयोग। इसी के साथ अभी मैं अगली पगड़ी के बारे में, जैसे एक तो ये इस प्रकार की पगड़ी हुई जो कि 2 कलर्स में है। इसी प्रकार की जो लहरिया पाग है, एक तो ये प्रकार की पाग हुई। लहरिया पाग कैसी होती है, ये पंडितों द्वारा मुख्यतः पहनी जाती है। ये बंधी हुई पगड़ी है जो पहले से बांध के रखी गई है, और ये लहरिया पाग है जो कि मारवाड़ में पहनी जाती है। ये पूरा सिंगल लहरिया है रखने का तरीका। अब पगड़ियों को सजाने के लिए अथवा साफों को सजाने के लिए किन किन आभूषणों का उपयोग होता रहा होगा, तो वो है शिरपेच। साफे पाग पगड़ी को सजाने के लिए, जैसे हम आभूषण पहनते हैं शरीर को सजाने के लिए, हमारे कपड़ों को सुसज्जित करने के लिए, किसी विशेष आयोजन पर सिरपेच को पहना जाता था साफे के ऊपर। इसे कहते हैं शिरपेच। ये एक कैरी के आकार का है। इस पहले जो राजे महाराजे और जो शौकीन सेठिया लोग थे, जो नगर शेठ हुआ करते थे, धनाढ़ लोग थे, वो अपने जो हेडगियर्स हैं उन्हें भी सजाया करते थे। तो साफे के ऊपर इस प्रकार के शिरपेच बांधने में आते थे। साफे के ऊपर मैं बांध के दिखाऊंगा अभी आपको। ये जो है इनमें रत्न जड़ित हुआ करते थे ये पूरे सरपेंच। इसमें नीचे मोती, ये एक आर्टिफिशियल सरपेंच है, लेकिन साथ में ये जो धागा आपको दिखाई दे रहा है, ये इस प्रकार की जो लड़ होती थी वो मोतियों की लड़ से इसे बांधा जाता था। और ये परिवार की पहचान भी हुआ करती थी। जिस प्रकार से जोधपुर हिज हाइनेस है, जोधपुर का जो शिरपेच है वो कई पीढ़ियों से आज की पीढ़ी तक पहुंचा है, और वो उनके पूर्वजों की निशानी के तौर पर आज भी सिर पर उसे धारण करते हैं। इसके अलावा इतिहास में उल्लेख मिलता है कि किसी और की पगड़ी युद्ध में जीत कर आना, वो भी एक जो है वीरता का परिचायक माना जाता था, और उसके साथ जो जुड़ा सरपेच हुआ करता था वो भी कलगी तुर्रा वो भी लगाया जाता है। ये तो हुआ सरपेच की बात। इसी के साथ साथ जो मराठा शाही पगड़ियों में तोड़ा और तुर्रा, यहाँ पर इस कोने पर एक मोतियों की लड़ी, बसरा मोती जिसे कहते हैं, बसरा मोतियों की एक लड़ी यहाँ से लटकती हुई दिखाई देगी आपको, अगर आप कुछ फोटोग्राफ्स हिस्टोरिकल सर्च करेंगे तो। और यहाँ पर एक गोल जड़ाऊ, एक जो आपको गोल्डन और डायमंड का एक बना हुआ ज्वेलरी आपको पीस आपको दिखेगा, जो कि यहाँ पर कॉर्नर्स में लगाया जाता था। तो ये मराठा शाही पाग में ही स्पेशली देखने को मिलता है। इसके अलावा पगड़ी के साथ साथ तोड़े का मान और तुर्रे का मान दरबार द्वारा भी, जो कि किसी रूलर द्वारा भी किसी नॉर्मल व्यक्ति को उसकी वीरता के लिए अथवा उससे विशिष्ट कार्यों के लिए किसी भी राज परिवार के सदस्य अथवा दूसरे सरदारों को प्रदान किया जाता था। ये थोड़ा सा मॉडर्न है। इसी के साथ अगर हम ट्राइबल कम्युनिटीज़ में बात करें तो उसमें भी हेडगियर्स को किस तरीके से दर्शाया गया है, पगड़ियों को किस तरीके से दर्शाया गया है। ये ट्राइबल फिगर है जो कि बंगाल का डोकरा आर्ट से बना हुआ है, जहाँ पर सांथाल कम्युनिटी जो है उसके फिगर्स, उसके ट्राइबल फिगर्स को वो लोग लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाते हैं। ये फिगर में आप देख सकते हैं एक ट्राइबल इंसान, एक ट्राइबल व्यक्ति ढोल बजाते हुए आपको दिखाई देगा, जिसके शरीर पर ऊपर वस्त्र नहीं है, वो धोती पहना हुआ है, और सिर पर वो वस्त्र धारण किए हुए है जिसमें कुछ ऊंचाई पे लगा हुआ है। तो इस प्रकार के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी जो है सींगों को, जो जानवरों के, पशुओं के सींग होते हैं, उनकी हड्डियों को, उसके अलावा जो कौड़ी होती है, कौड़ी एक जो बीड्स होते हैं, कौड़ी होती है, और बांस से सजावट कर कर उनके हेडगियर्स बनाए जाते हैं, और आज भी उन्हें धारण करके मुखिया जो होते हैं किसी कम्युनिटी के, ट्राइब के लीडर्स, वो लोग पहनते हैं। वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है। हमने राजस्थान की काफ़ी सारी बात की, महाराष्ट्र की काफ़ी सारी बात की। पंजाब में इस प्रकार की पगड़ियों को दस्तार, पाग, पग, इसमें पटियाला शाही जो काफ़ी प्रसिद्ध है वो है। वहाँ पर भी एक मालवा नाम का क्षेत्र है। मालवा मध्य प्रदेश में भी प्रख्यात है और पंजाब में भी प्रख्यात है। तो पंजाब में भी एक मालवी पगड़ी चलती है जो जाट लोगों द्वारा बांधी जाती है। इस प्रकार से जब हम महाराष्ट्र की बात करें, वहाँ फेटा, सांस्थानिक पगड़ी, मावड़ी पगड़ी और उसके साथ साथ पुनेरी पगड़ी का जो है वो प्रचलन है।
मैं आप सभी लोगों से 1 मिनट का ब्रेक चाहूँगा, जल ग्रहण करना चाहूँगा, और उसके बाद आगे की जो चर्चा है वो मैं आपसे कंटिन्यू करता हूँ। जब तक आप कमेंट करके ये बताएं मुझे कि किस प्रकार से ये सेशन जा रहा है, कैसा लग रहा है आप लोगों को, और आप ये भी बताएं कि ये जानकारी में कोई त्रुटि हो, कोई गलती हो, कोई सुधार की आवश्यकता हो तो वो भी मुझ तक पहुंचाए, जो अगली बार मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। यह पूरा ज्ञान जो है मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, नॉलेज, वो मेरे बुज़ुर्गों, वरिष्ठों द्वारा मिला है। बुज़ुर्गों के अलावा मेरे गुरुजन और मेरे साथियों द्वारा भी इसमें काफ़ी सारी वृद्धि हुई है। हर जगह बुज़ुर्गों का सानिध्य मिला है। जितेंद्र सिंह जी गायकवाड़ साहब बड़ौदा में जो निवासरत है उनका सानिध्य मिला। इसके अलावा स्वर्गीय महेंद्र सिंह जी नगर साहब, आदरणीय संजय जी महाजन जी बड़वाह, और मेरे दादाजी स्वयं श्री पुनाजी मंडलोई साहब, इन सभी लोगों का भी जो सानिध्य है वो प्राप्त हुआ अलग अलग समय पर। तो चंद्रशेखर पाटिल जी, और साथ साथ जो पगड़ ग्वालियर के उनसे भी काफ़ी सारी जानकारी मिली। बड़ौदा के जो पगड़बंद है उन लोगों से भी जानकारी मिली, और बुज़ुर्गों जो काफ़ी इस दुनिया में नहीं है, ऐसे काफ़ी बुज़ुर्गों का भी इसमें ज्ञान जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ वो कहीं एक दिन का ज्ञान नहीं है, ये काफ़ी दिनों से क्यूमुलेट होकर करीबन पिछले 8-9 सालों से इसे इकट्ठा किया है। 14 वर्ष की आयु से आज 24 वर्ष की आयु हो चुकी है, तो पिछले 10 साल से इसके ऊपर कंटिन्यू कुछ न कुछ जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश रही है। आगे हम फॉर्मल बात करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा ये इनफॉर्मल पार्ट था। कैसा चल रहा है इस बारे में थोड़ा सा मुझे सूचित करें, और किस विषय पर आपको कुछ भी, अगर आपके सवाल भी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हमने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात की कि उत्तर पूर्वी राज्यों में किस प्रकार से हेडगियर्स का चलन है, सिर पर पहनने वाले वस्त्रों का चलन है। उसके साथ हम बंगाल की बात करें तो वहाँ पर शोला टोपी जो होती है, टोपोर जिसे कहते हैं, शोला पीठ से बना हुआ टोपोर, वो शादियों में पहना जाता है, जो एक कोनिकल शेप का एक कोण के रूप में, और शादियों के अवसर पर दूल्हे द्वारा पहना जाता है। वो एक पोला शोला होता है, जिसे होलो जिसे कहेंगे, एक स्पंज जैसा होता है, उससे बनाया जाता है। पंजाब की बात हुई। अब गुजरात की बात थोड़ी सी करें तो गुजरात में सबसे ज़्यादा राजसी, गुजरात का जो सौराष्ट्र रीजन है, सौराष्ट्र क्षेत्र है, वहाँ पर 100 से अधिक राजाओं का निवास स्थान और उनके राज्य थे आज़ादी से पहले। तो वहाँ की पगड़ियाँ भी अलग थी, हर राज्य की पगड़ियाँ अलग थी। वहाँ पर कई राज परिवार भायात भी थे। भायात जिसका अर्थ होता है कि वो सेम एक ही वंश से निकले हुए, एक पूर्वज से निकले हुए अलग अलग भाइयों द्वारा जो राज्य स्थापित किया गया है उसके ऊपर राज्य उनका चल रहा है, उसे भायाती राज्य कहा जाता था। जहाँ पर झाला राजवंश की पगड़ी जो होती है वो अलग होती है, उसमें काफ़ी सारे घुमावदार पगड़ी वो होती है, झाला राजपूतों की पगड़ी। वैसे उस प्रकार से वहाँ के सोरठ की जो पगड़ी होती है, सोरठी पाग, वो अलग होती है। वहाँ पर जो है वाड़ा जो होते हैं, वाड़ा बंधु, वाड़ा परिवार, उनकी पगड़ी अलग होती है। गायकवाड़ शासकों की पगड़ी वहाँ पर अलग है। राजपूती फेटा, वहाँ पर साफा जो है वो एक सौराष्ट्र का और काठियावाड़ी ढंग का जो साफा है वो एक अलग तरीके से रीत से बांधा जाता है और उसका भी एक अलग अंदाज है। उसके बाद जो वात, वट अने वचन, ये 3 बातों का वहाँ पर काफ़ी मान है और उसके साथ साथ पगड़ी का भी उतना ही मान है। गुजरात में अलग अलग राज्यों में जो पगड़ियाँ हैं वहाँ पर नवाब्स भी थे, तो भारतवर्ष में अलग अलग क्षेत्रों में भी थे, तो उनकी टोपियाँ हुआ करती थी, नवाबी टोपी, जिसमें जरदोजी, आरी का, मूची काम, ये सब काम जरदोजी गोल्डन थ्रेड्स के साथ किया जाता था। और अगर निमाड़ की, चंद्रराज जी हमने बात की, निमाड़ की जो पगड़ियाँ होती थी वो इस प्रकार से निमाड़ी पगड़ी होती थी। ये निमाड़ी पगड़ी है जो कि यहाँ पर बनिया समुदाय द्वारा भी पहनी जाती थी, रेवा गुर्जर समुदाय के वरिष्ठों और बुजुर्गों द्वारा पहनी जाती थी, और इसके अलावा जो भी दूसरे समाज है
उनमें भी साफा पाग पगड़ी बांधने का जो प्रचलन था वो साफा भी था। अगर हम ट्राइब्स की बात करें यहाँ पर, जो अलग अलग ट्राइबल रीजन्स हैं मध्य प्रदेश के, उसमें गौंड, भील, भिलाला ये समुदाय भी हैं, और उनके द्वारा जो साफे बांधे जाते हैं वो एक रंग में होते हैं, और वो उसको बांधने का तरीका जो है उनका थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ के राजपूत शासकों, मध्य प्रदेश के राजपूत शासकों द्वारा भी अलग अलग प्रकार के पगड़ियाँ बांधी जाती है। जिस प्रकार से रतलाम की अगर हम पगड़ी की बात करें, वो एक उसका बांधने का विशिष्ट ढंग था। मुल्तान के राजा साहब जो हैं, उनके द्वारा जो पगड़ी बांधी जाती है वो आज भी वो स्वयं बांधते हैं, जरी जरदोजी के साथ वो पगड़ी होती है, तो उसका एक अलग आकार है, धार की पगड़ी अलग है। और हम बात करें कि जो साफे होते हैं, साफे बांधने का जो प्रक्रिया है वो भी दूरी और क्षेत्र के साथ बदल जाती है। जैसे पुरानी भाषा में जो एक कहावत है कि 12 कोस पे भाषा, 12 कोस पे पानी बदलता है, वहाँ का भोजन बदलता है, रहन सहन बदलता है, उसके साथ बदलता है पगड़ी का पेच। तो पगड़ी का पेच जो है हर 12 कोस में आपको अलग डिफरेंट मिलेगा। एक जगह जो पगड़ी बांधी जाती है वो हर जगह बांधी जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, और उसमें भी डिफरेंस आपको काफ़ी सारा देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अभी हेड में जब हम ज्वेलरी की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले तक, तो मैं अभी साफे में आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से हेडगियर्स में ज्वेलरी का इम्पोर्टेंस था। तो अभी जो मैंने साफा थोड़ी देर पहले बांधा था उसे मैं वापस बांधने वाला हूँ, पहनने वाला हूँ। ये साफा मैंने थोड़ी देर पहले अभी बांधा था, थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हो चुका है, लेकिन पुनः इसे मैं पहन चुका हूँ। ये जो साफा जोधपुरी गजशाही साफा आपको दिखाई दे रहा है, ये साफा बांधने के बाद सेरेमोनियल ओकेजन्स पे, अर्थात कुछ राजसी जो आयोजन हुआ करते थे, शादी विवाह का अवसर हुआ करता था, उसमें ये जो सिरपेच है उसके पीछे एक नुकीला हिस्सा होता है, नुकीले हिस्से को साफे के अंदर लगा दिया जाता था, और इस प्रकार से साफा तैयार होता था। साफे के ऊपर सिरपेच का लगाना, और इसे मोतियों की लड़ से बांध दिया जाता था। अभी इसमें एक धागा लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं ज्वेल्स फॉर द टर्बन्स। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये जड़ाऊ काम हुआ करता था असली। इसमें जो है सोने के ऊपर कुंदन और मीने का काम करके हेडगियर्स के जूल्स बनाए जाते थे। सिरपेच, कलंगी, चांद, ये ऐसे विभिन्न नाम थे जो राजस्थान में प्रचलित हैं। और हमारे परिवार में इस प्रकार का एक जो सरपेच है जो कि नवरत्न से बना हुआ है, इसमें असली नवरत्न लगे हुए हैं। ये मेरे पर्सनल कलेक्शन से है। तो ये भी साथ में मोड़ के जैसे बांधा जाता था शादियों में अथवा विभिन्न आयोजनों पर। तो साफे में जब आप सिरपेच नहीं पहन रहे हैं तो इस प्रकार से आप विभिन्न रत्नों से जड़ा हुआ भी पहन सकते थे। नवरत्नों से बना हुआ है। अलग अलग राजाओं द्वारा उनकी राशियों के अनुरूप भी काफ़ी सारा जो है अध्ययन करके उनके ज्योतिषों द्वारा हेडगियर्स के ऊपर जो ज्वेलरी होती थी उसके बारे में भी बताया जाता था। तो ये आप सभी के लिए क्लोजअप थोड़ा सा, इसमें ये नवरत्न का काम है और इसकी जगह मैं इसे भी बांध सकता हूँ। इसे पगड़ियों पर भी लगाया जा सकता है। तो ये चर्चा हुई हमारी साफे पाक पगड़ियों के बारे में। आपके कुछ सजेशंस हों, कुछ आपके क्वेश्चंस हो तो वो भी आप बताएं। इनके टेक्निक्स के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया, जैसे बांधनी, बंधेज, लहरिया, ये पैटर्न्स होते हैं। साथ ही साथ इसका कपड़ा कहाँ बनता है, तो वो महेश्वर में इसकी पहले बुनाई हुआ करती थी। महेश्वरी पगड़ियाँ बहुत फेमस थी। इसके अलावा सूरत में आज ये कपड़ा बनता है। सूरत में बनने के बाद फिर इसकी रंगाई होती है। साथ ही साथ राजस्थान के जोधपुर और जयपुर में भी काफ़ी सारा इसका काम, साफे बनने का काम, जो मटेरियल फैब्रिक का काम है वहाँ पर होता है। चंदेरी में भी इसका कपड़ा बनाया जाता है। इसके साथ साथ शादियों में पहनने के लिए बनारसी साफे भी उपलब्ध है, जो कि बनारस की व्यू के बने होते हैं, जिसमें गोल्डन बॉर्डर्स और गोल्डन थ्रेड का उपयोग
किया जाता है, जो कि आज सिंथेटिक हो चुके हैं फैब्रिक, लेकिन पुराने ज़माने में असल जरी का काम उसमें देखने को मिलता है, पुराने टर्बन्स में, हेड गियर्स में, जैसा कि इसमें मैंने दिखाया था। ये जो है ये पुरानी पगड़ी है 80 हाथ की। इसमें ये जो आपको थ्रेड्स दिखाई दे रहे हैं ये डैमेज है, फ्रेजाइल है, काफ़ी पुरानी है इस वजह से। और इसमें जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये असल चांदी का काम किया हुआ है। तो इस प्रकार से लोग अपने शौक़ के अनुरूप अपनी जो है लीगेसी को दिखाने के लिए, अपनी हेरिटेज को दिखाने के लिए, साथ ही साथ अपना वर्चस्व और अपने शौक़ को पूरा करने हेडगियर्स को भी इतना इम्पोर्टेंस देकर पहनते थे, इतना ज़रूरी समझते थे। ये जो आपको शिरपेंच दिखाई दे रहा है इसके ऊपर सुरखाब के पंख, सुरखाब एक पक्षी का नाम होता है, सुरखाब के पंख भी लगाकर आपको दूल्हे दिखाई दे सकते हैं। जो दूल्हों का जो सजावटी सामान होता है उसमें एक फैब्रिक के साथ साथ फाइबर का लगा हुआ तुर्रा होता है, लेकिन फाइबर की जगह वो असल में सुरखाब पंछी के पंख हुआ करते थे। सुशील जी का एक सवाल है कि क्या काला कपड़ा पहना जा सकता था? तो पगड़ी के कपड़ों पर भी पूरा एक व्याकरण, जो ग्रामर में कहूँगा एक पूरा फॉर्मल व्याकरण था, और वो आज भी है। जैसे शादी में अथवा युद्ध के दौरान केसरिया बाना पहना जाता था, उसी प्रकार से युद्ध से आने के बाद अगर युद्ध से कोई व्यक्ति का देहांत हो जाता है तो उसका साफा घर भेजा जाता था। केसरिया बाना अगर बांध के कोई निकला है तो या वो जीत के आएगा या फिर उसका देहांत होगा, वो मर के, मतलब वो शहीद होके आएगा अथवा वो जीत के आएगा। तो केसरिया बाना बांधना मतलब सिर पर कफन बांध के जाना, एक प्रकार से उस प्रकार से भी उसे समझा जा सकता है। दूसरा जो है रंगों का जो चुनाव हुआ करता था वो ऋतुओं के हिसाब से भी होता था, वो आयोजनों के हिसाब से भी होता था। जैसे मैंने पूर्व में बताया था कि पगड़ी बांधने के लिए, रंगने के लिए 20 तोले केसर का उपयोग किया जाता था पूरी पगड़ी को रंगने के लिए। वैसे ही ये बारिश के दौरान हुआ करता था। जब ठंड का मौसम होता था तो चटक रंगों का इस्तेमाल हुआ करता था। ठंड में आप देखेंगे कि चारों तरफ हरियाली फैली हुई है, ग्रोथ है। और राजस्थान में जो है रंग बिरंगे कपड़ों के साथ साथ रंग बिरंगी पगड़ियों का जो कल्चर है वो इसलिए भी है कि वहाँ पर मरुधर जो है, मरुस्थल है और रेगिस्तान है, तो वहाँ पर रंगों को देखने का इतना कम अवसर मिलता है। तो वहाँ के कपड़ों में इतने सारे रंग होते हैं कि वो प्रकृति का एक जो है वो अनुभव कराते हैं आसपास। तो काले कलर का जो आपका सवाल है उसे मैं आंसर करते हुए बताना चाहूँगा कि जयपुर राज परिवार में आज भी दिवाली के दिन काले कलर की छीट के और बंदेज के साफे बांधे जाते हैं। जयपुर राज परिवार में काले कलर का साफा बांधने का रिवाज है, जो कि हर दिवाली पर जयपुर महाराज साहब पद्मनाभ सिंह जी वो और उनके परिवार के सदस्य, उनके जो जितना स्टाफ है वो सभी लोग काले रंग की पगड़ियाँ अथवा साफे बांधते हैं। उसी प्रकार से कसुम्बल एक रंग है, कसुम्बा एक पौधे का नाम भी होता है जिसके फूल होते हैं। तो जो कसुम्बल पाग होती है वो इसका एक डार्क शेड होता है, वो रेड और पिंक के बीच का एक शेड होता है। ये पिंक पगड़ी है लेकिन इससे डार्क शेड में कसुम्बे का रंग होता है, वो कसुम्बल पाग कहते हैं। वो उदयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है, मेवाड़ क्षेत्र में उस प्रकार की पगड़ियाँ, उस रंग की पगड़ियाँ विशेष तौर पर पहनी जाती है। इसी के साथ अगर किसी के यहाँ शोक होता है राजस्थान में अथवा राज परिवारों में, आज भी जहाँ पर ये परंपरा कायम है जो इसमें मानते हैं व्याकरण में, वहाँ पर किसी के यहाँ अगर शोक हुआ, किसी की मृत्यु हुई, तब साफे अथवा पगड़ी को रंगीन नहीं बांधा जाता है। पगड़ी जो अंतिम, सबसे पहली बात तो अगर मैं क्रोनोलॉजी में बात करूँ तो जिस व्यक्ति का देहांत हुआ है उसकी विदाई, अगर पुरुष है तो उसकी विदाई साफा पगड़ी बांध के ही होती है। अंतिम यात्रा जो होती है वो उस समय उसे साफा पगड़ी बांध दिया जाता है। और जो अगला वारिस घोषित करना है उन्हें पगड़ी बांध दी जाती है उसी दिन, जब राज परिवारों में आज भी परंपरा है। इसमें फिर जब शोक निवारण होता है, 13 दिन का 12 दिन का शोक पाला जाता है और शौक के दौरान सफ़ेद रंग के साफे पाग पगड़ी बांधे जाते हैं। सफ़ेद रंग शोक का प्रतीक है राजपूत राज परिवारों में, और कई दूसरे समाज भी इसमें विश्वास रखते हैं।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सफ़ेद पगड़ी हमेशा शोक में ही बांधी जाती है। कि जिस प्रकार से बिश्नोई और जो जाट परिवार होते हैं, जो उस समुदाय के लोग होते हैं, वो सफ़ेद रंग का साफा पहनते हैं। लेकिन राजपूत परिवारों में अगर सफ़ेद